दोस्तों, आज हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने जा रहे हैं। अशोक के उन 14 अभिलेखों को भी पढ़ेंगे जिनमें महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक ही भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेखों को प्रारंभ करवाया था, यानी कि अभिलेखों का निर्माण करवाना शुरू किया था। अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी वो कैसी थी बता दे। मूल रूप से प्राकृति थी। क्या थी? प्राकृति। तो अशोक के अभिलेख की भाषा कैसी थी? तो प्राकृति थी। अशोक के अभिलेख में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है? अशोक के अभिलेख में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। पहला है ग्रीक लिपि। दूसरा है अरमाइक लिपि। तीसरा है खरोष्ठी और चौथा है ब्राह्मी लिपि। तो ठीक है, अशोक के अभिलेख में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। पहला लिपि है ग्रीक, दूसरा अरमाइक, तीसरा खरोष्ठी और चौथा है ब्राह्मी। दोस्तों, ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो अभिलेख हैं अशोक के, वो अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? अफगानिस्तान से। खरोष्ठी लिपि वाले अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं अशोक के? तो बता दें कि पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान जो भारत का क्या है? बेटा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खरोष्ठी लिपि वाले अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। और ब्राह्मी लिपि वाले अभिलेख भारत से प्राप्त हुए हैं। यानी कि अशोक के जितने भी ब्राह्मी लिपि वाले अभिलेख हैं वे सबके सब भारत से प्राप्त हुए हैं। खरोष्ठी लिपि वाले अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और ग्रीक और अरमाइक लिपि वाले अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अब ये देखेंगे अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? तो बता दें कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पैंथेलर ने खोजा था। किसने खोजा था? पैंथेलर ने खोजा था। तो पढ़ा किसने था? तो बता दें जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के किस शिलालेख को पढ़ा था? तो दिल्ली मेरठ अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बता देंगे कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा था? तो बता देंगे खोजकर्ता का नाम है पैंथेलर। क्या है? पैंथेलर, जो कि एक पादरी था। कब खोजा था इसने? 1750 ईस्वी में खोजा था। कब खोजा था? 1750 में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। किस अभिलेख को पढ़ा था? तो बता दे दिल्ली मेरठ अभिलेख को पढ़ा था। पढ़ा किसने था? सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक किस अभिलेख को पढ़ा था? तो बता दें दिल्ली मेरठ अभिलेख को पढ़ा था। दिल्ली मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में अशोक का अभिलेख है। इसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ठीक है, तो हमने अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता, सबसे पहले पढ़ने वाले और अशोक के अभिलेख की भाषा और लिपियों के बारे में जान लिया। अब जानेंगे कि अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के हैं? तो बता दें कि अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं अशोक के अभिलेख? अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला है शिलालेख। दूसरा है स्तंभलेख। और तीसरा है गुहालेख। यहां शिलालेख से मतलब प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे जाने वाले लेख से है। स्तंभलेख से मतलब प्राकृतिक
यहाँ शिलालेख से मतलब प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे जाने वाले लेख से है। स्तंभ लेख से मतलब पत्थरों के स्तंभों पर लिखे जाने वाले लेख से है। और गुहा लेख से मतलब कुछ सामान्य ऐसी जानकारियों से है जो गुहा लेख से प्राप्त होती हैं। तो ठीक है, गुहा लेख सामान्य जानकारियों से संबंधित है। जैसे कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और बाद में उसे अजीबक संप्रदाय के साधुओं को रहने के लिए दे दिया था। यही जानकारी गुहा लेख से प्राप्त होता है। 4 गुफाओं का जिक्र, 4 गुफाओं का जिक्र किया गया है जिसका निर्माण अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। कहां करवाया था? बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियों में करवाया था। और फिर किसे दे दिया था? अजीबक संप्रदाय के साधुओं को, अजीबक संप्रदाय के साधुओं को, अजीबक संप्रदाय के साधुओं को दे दिया था। गुहा लेख मुख्य रूप से यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अब शिलालेख के 2 भाग हैं, यानी कि शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि शिलालेख में से एक होता है दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, और दूसरा इसका भाग है लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। ठीक, स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो स्तंभ लेख में से पहला है दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, और दूसरा है लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। तो ठीक है, अशोक के अभिलेख को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख जो कि प्राकृतिक चट्टानों पर लिखे जाने वाले लेख हैं। अब शिलालेख के 2 भाग हैं। शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है। शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। उसी प्रकार स्तंभ लेख को भी 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। दोस्तों, दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख की संख्या 14 है। कितनी संख्या है दीर्घ शिलालेख की? दीर्घ शिलालेख की संख्या 14 है। दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? 8 स्थानों से प्राप्त होता है, 8 स्थानों से प्राप्त होता है। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त होता है? तो बता दें कि लघु शिलालेख लगभग 20 से 21 स्थानों से प्राप्त होता है। दीर्घ स्तंभ लेख की बात करें तो दीर्घ स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त होता है। कितने स्थानों से? 6 स्थानों से प्राप्त होता है। और ये जो लघु स्तंभ लेख है ये केवल और केवल 5 स्थानों से प्राप्त होता है। तो ठीक है, अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों को हम पढ़ेंगे, यानी कि जहां से अभिलेख प्राप्त होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, उन स्थलों के बारे में जानेंगे। रही बात लघु शिलालेख जो कि 20 से 21 स्थानों से प्राप्त होता है, तो क्या सभी स्थलों को पढ़ना जरूरी है? तो जी नहीं, सभी स्थलों को पढ़ना जरूरी नहीं है। हम उन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे जहां से महत्वपूर्ण लघु शिलालेख की प्राप्ति होती है। तो चलिए देख लेते हैं। एक दीर्घ शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एक कौन कौन से स्थान है? तो देखिएगा, पहला है धौली, पहला है धौली, दूसरा है जौगढ़, जौगढ़, तीसरा है, पहला धौली, दूसरा है जौगढ़, तीसरा है तीसरा है जूनागढ़, चौथा है सोपारा, पांचवा है यर्रागुड़ी, छठवां है, पांचवा है यर्रागुड़ी, छठवां है सोपारा। कौन कौन से हो गए? धौली हो गए, जौगढ़ हो गया, जूनागढ़ हो गया, सोपारा हो गया, यर्रागुड़ी हो गया, छठवां है कलसी। क्या है? कलसी।
छठवां कलसी है। सातवां क्या है तो बता दें कि सातवां क्या है तो बता दें कि सातवां सहबाजगढ़ी है। सहबाजगढ़ी है। आठवां क्या है, आठवां मानसेहरा है। क्या है, मानसेहरा। तो ठीक है, हम आपको बता दें कि सहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अशोक के दीर्घ शिलालेख हैं ये पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। कहां, पाकिस्तान में। ये दोनों कहां स्थित है भाई, ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है। ये दोनों स्थल जहां से अशोक के दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये पाकिस्तान में है। धौली कहां है तो धौली उड़ीसा में है, उड़ीसा में। जौगढ़ कहां है तो जौगढ़ भी उड़ीसा में है। जूनागढ़ कहां है तो बता दें कि जूनागढ़ गुजरात में है, गुजरात में। सोपारा कहां है तो बता दें कि महाराष्ट्र में है। सोपारा कहां है, महाराष्ट्र में है। यर्रागुड़ी कहां है तो बता दें कि यर्रागुड़ी हरियाणा में है। सॉरी, हरियाणा में नहीं है बल्कि यर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। कहां है, आंध्र प्रदेश में है। कालसी कहां है तो बता दें कालसी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। तो ठीक है, इस प्रकार हमने अशोक के 8 स्थलों से प्राप्त होने वाले दीर्घ शिलालेखों के बारे में जाना। अशोक के ये 8 दीर्घ शिलालेख धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा, जूनागढ़ गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र, यर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश तथा कालसी उत्तराखंड और सहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करेंगे अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में। किसके बारे में, अशोक के लघु शिलालेखों के बारे में। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख देखते हैं। क्या देखेंगे, लघु शिलालेख देखेंगे। दोस्तों, अशोक के लघु शिलालेख लगभग 20 से 21 स्थानों से प्राप्त होते हैं, किंतु इनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो ठीक है, चलिए जान लेते हैं। पहला है भाब्रू। क्या है, पहला है भाब्रू लघु शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख। दूसरा है विराट लघु शिलालेख। तीसरा है सासाराम, सासाराम बिहार। चौथा है गुर्जरा। पांचवा है बुधनी, पांचवा है बुधनी। छठवा है रूपनाथ, रूपनाथ। सातवां है उड़ेगोलन। क्या है, उड़ेगोलन। आठवां है मास्की। नौवां है नत्तूर या नेत्तूर। ठीक। तो अशोक के लघु शिलालेख लगभग 20 से 21 स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो हम उन सभी स्थानों को, सभी स्थलों को नहीं पढ़ेंगे, उन स्थलों को पढ़ेंगे जहां के अशोक के शिलालेख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा काम के हैं। तो पहला है भाब्रू। भाब्रू और ये दोनों विराट शिलालेख, जो भाब्रू और विराट शिलालेख हैं, ये राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। कहां से, राजस्थान। दोस्तों, इसी भाब्रू शिलालेख में अशोक को मगध का शासक बताया गया है, मगध का शासक। इसी भाब्रू शिलालेख में उल्लेख मिलता है, क्या उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट किया था। बौद्ध धर्म के प्रति अशोक का आस्था, अशोक की आस्था। तो ठीक है, भाब्रू अभिलेख, भाब्रू लघु शिलालेख कहां है, राजस्थान में है। इसी भाब्रू शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक मगध का शासक था। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अशोक मगध का शासक है। भाब्रू शिलालेख से ही जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रकट किया था। विराट शिलालेख भी राजस्थान में है। सासाराम कहां है, सासाराम बता दें कि बिहार में है। कहां है, बिहार में है। गुर्जरा, जिसमें कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। बुधनी और रूपनाथ, ये तीनों शिलालेख एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में है। उड़ेगोलान कहां है, बता दें कि उड़ेगोलान, मास्की और नेत्तूर, ये तीनों शिलालेख कर्नाटक में है। कहां है, कर्नाटक में। कहां है भाई, कर्नाटक में है। इनमें
तीनों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी कि अशोक के 4 ऐसे शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक उत्कीर्ण है, यानी कि अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। कौन कौन से? गुर्जरा मध्य प्रदेश, और 3 शिलालेख उड़े गोलन मास्की नित्तूर कर्नाटक के, इनमें क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ठीक है, ये हो गया लघु शिलालेख। इसके बाद दीर्घ स्तंभ लेख के बारे में जाने। दीर्घ स्तंभ लेख के बारे में, दीर्घ स्तंभ लेख। दोस्तों, अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ेंगे। पहला है इलाहाबाद कौसंबी, इलाहाबाद कौसंबी अभिलेख, इलाहाबाद कौसंबी अभिलेख। इलाहाबाद कौसंबी अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? तो बता दें, यूपी से प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश से। दूसरा है इलाहाबाद मेरठ, इलाहाबाद मेरठ, इलाहाबाद मेरठ अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? ये भी यूपी से प्राप्त होता है। तीसरा है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये कहां से प्राप्त होता है? तो बता दें कि हरियाणा से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? हरियाणा से प्राप्त होता है। इसके बाद है रामपुरवा। क्या है? रामपुरवा, रामपुरवा अभिलेख। ये कहां से प्राप्त होता है? तो बता दें कि रामपुरवा दीर्घ स्तंभ लेख बिहार में है। कहां है? बिहार में। 2 और दीर्घ स्तंभ लेख अशोक के बिहार में ही है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद कौसंबी अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित है, इलाहाबाद मेरठ अभिलेख उत्तर प्रदेश में स्थित है, दिल्ली टोपरा अभिलेख हरियाणा में स्थित है, और रामपुरवा अभिलेख बिहार में स्थित है। इस प्रकार से अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख भी पूरे होते हैं। अब जानेंगे अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में। अब जानेंगे लघु स्तंभ के बारे में। किसके बारे में? लघु स्तंभ के बारे में। तो लघु स्तंभों की संख्या 5 है। अशोक के लघु स्तंभों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है इलाहाबाद कौसंबी, इलाहाबाद कौसंबी अभिलेख। ध्यान रखना, इलाहाबाद कौसंबी में अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख दोनों है। तो इलाहाबाद कौसंबी लघु स्तंभ लेख कहां है? यूपी में। दूसरा है सारनाथ, सारनाथ अभिलेख। सारनाथ अभिलेख कहां है? तो सारनाथ अभिलेख बिहार में, बिहार। तीसरा है सांची। कौन सा भाई? सांची। सांची कहां है? तो सांची एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। फिर चौथा है निगाली सागर, निगाली सागर। निगाली सागर कहां है? नेपाल में है। फिर है रुम्मनदेई, रुम्मनदेई, रुम्मनदेई लघु शिलालेख। ये कहां है? रुम्मनदेई लघु शिलालेख नेपाल में है। कहां है? नेपाल में। इसी रुम्मनदेई शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने बलि नामक कर पर प्रतिबंध लगाया था और लुम्बिनी में कर को घटा करके 1/8 कर दिया था। क्या कर दिया था? 1/8 कर दिया था। तो ठीक है, ये हो गए लघु स्तंभ लेख। पहला है इलाहाबाद कौसंबी जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है सारनाथ अभिलेख बिहार में है।
तीसरा है सांची मध्य प्रदेश, चौथा है निगाली सागर नेपाल, और पांचवा है रुम्मनदेई। हमने पांचों लघु स्तंभ लेख को पढ़ लिया है। रुम्मनदेई लघु स्तंभ लेख से ही जानकारी मिलती है कि अशोक ने बलि नामक कर पर रोक लगाया था, साथ में लुम्बिनी में कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक है, अब जानेंगे अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषयों को। ठीक है, अशोक के शिलालेख में वर्णित विषयों को जान लेते हैं। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख में अशोक ने अलग अलग बातें कही है। क्या हुआ है? अशोक के 14 दीर्घ शिलालेखों में अशोक द्वारा कही गई अलग अलग विषय हैं, अलग अलग बातें हैं, इनको जान लेते हैं। अशोक अपने पहले दीर्घ शिलालेख में पशु बलि की निंदा करता है, कहता है मूक पशुओं की हत्या नहीं करनी चाहिए, मूक पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। तो ठीक है, अशोक क्या कहता है कि बेजुबानों को नहीं मारना चाहिए, यानी कि अपने पहले दीर्घ शिलालेख में पशु बलि की निंदा करता है, पशु बलि की निंदा। ठीक है, तो अशोक ने अपने पहले दीर्घ शिलालेख में क्या किया? पशु बलि की निंदा कर दी। दूसरे शिलालेख में क्या किया? दूसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि पशुओं और मानवों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। यानी कहने का मतलब दूसरे शिलालेख में अशोक पशु प्लस मानव इन दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था करता है। क्या करता है? चिकित्सा की व्यवस्था। ठीक। तीसरे शिलालेख में अशोक अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान में समूचे राज्य का दौरा किया जाए। क्या कहता है? 5 वर्ष के उपरांत प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का दौरा। चौथे शिलालेख में अशोक भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाता है। किसे अपनाता है? भेरी घोष। भेरी घोष से धम्म घोष को क्या करता है? अपनाता है, धम्म घोष को अपनाता है। 5वें शिलालेख में अशोक महामात्रों की नियुक्ति करता है। ये क्यों नियुक्ति करता है? महामात्रों की, महामात्रों की नियुक्ति। तो ठीक है, अशोक ने 5वें दीर्घ शिलालेख में महामात्रों की नियुक्ति कर दी। अशोक 6वें शिलालेख में आत्मज्ञान की बात करता है, आत्म शिक्षा की बात करता है। क्या करता है? 6ठे दीर्घ शिलालेख में आत्म शिक्षा की बात करता है, आत्म शिक्षा। आत्मा के बारे में बताता है कि आत्मा सत्य है, आत्मा अकाट्य है, इन सब चीजों के बारे में बताता है, आत्मा की महत्वता के बारे में बताता है। कौन से दीर्घ शिलालेख में? तो 6ठे दीर्घ शिलालेख में। अशोक 7वें और 8वें दीर्घ शिलालेख में तीर्थ यात्रा का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है? तीर्थ यात्रा का, यानी कि तीर्थ यात्रा के बारे में बताता है। ठीक है, 9वें शिलालेख में अशोक, 9वें शिलालेख में अशोक सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार की बात करता है। क्या करता है? सच्ची भेंट, सच्ची भेंट प्लस शिष्टाचार की बात करता है, शिष्टाचार की। तो ठीक है, अशोक ने 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट, 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार की बात की है। अशोक ने 10वें शिलालेख में क्या किया है? बता दें कि अशोक ने 10वें शिलालेख में, अशोक ने 10वें शिलालेख में अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि सदैव राजा और अधिकारी को प्रजा हित में सोचना चाहिए। क्या कहता है? अधिकारियों और राजा को, अधिकारियों प्लस राजा को प्रजा हित में सोचना चाहिए, प्रजा के हित में सोचना चाहिए। 11वें शिलालेख में अशोक कहता है, क्या कहता है? 11वें शिलालेख में अशोक धम्म की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? धम्म की व्याख्या करता है। तो ठीक है, अशोक ने 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या कर दी। और 12वें दीर्घ शिलालेख में अशोक महिला महामात्रों की नियुक्ति करता है तथा कहता है कि सबके विचारों का सम्मान करना चाहिए। क्या करता है अशोक?
12वें दीर्घ शिलालेख में महिला महामात्रों की नियुक्ति, महिला महामात्रों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख में क्या प्राप्त होती है, अशोक के कलिंग विजय की जानकारी, अशोक के कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है, की जानकारी। और 14वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्रजा को धार्मिक जीवन जीना चाहिए, धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, धार्मिक जीवन। तो ठीक है, ये हो गए अशोक के 14 शिलालेख जिनमें महत्वपूर्ण विषयों की बात कही गई है। जैसे कि अशोक अपने पहले शिलालेख में कहता है कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए, पशु बलि की निंदा करता है। दूसरे शिलालेख में पशु और मानव के लिए हॉस्पिटल बनवाता है, यानी कि चिकित्सा व्यवस्था करता है। तीसरे शिलालेख में अशोक अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य का दौरा किया जाए। चौथे शिलालेख में अशोक भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाता है, ठीक है, धम्म को अपनाता है। 5वें शिलालेख में अशोक महामात्रों की नियुक्ति करता है। 6वें शिलालेख में अशोक आत्म शिक्षा की बात करता है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक तीर्थ यात्रा की बात करता है। 9वें शिलालेख में अशोक सच्ची भेंट एवं शिष्टाचार की बात करता है। 10वें शिलालेख में अशोक ने अधिकारियों और राजाओं के लिए कहा है कि इन दोनों को हमेशा प्रजाहित में सोचना चाहिए। 11वें शिलालेख में अशोक कहता है धम्म क्या है, धम्म की व्याख्या करता है। 12वें शिलालेख में अशोक महिला महामात्रों की नियुक्ति करता है और कहता है कि सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का महत्व बताया गया है। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। और 14वें शिलालेख से अशोक कहता है, 14वें शिलालेख में अशोक कहता है कि प्रजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा अशोक का अभिलेख और अशोक के 14 शिलालेखों के महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण बातों के बारे में हमने जानकारियां जुटाई। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सब्जेक्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।